हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो ये हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो चल रहा है, मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, उसका लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक जो 4 लेक्चर आए हैं उसमें हम लोगों ने मैटर के बारे में बेसिक बातें जो थी वो पढ़ ली। मैटर के पार्टिकल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ थी 4 वो पढ़ ली। इसके बाद 5 स्टेट्स ऑफ मैटर ओवरऑल मिला के, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। इसके अलावा 2 स्पेशल स्टेट जो थी प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट यानी बीईसी। ये पांचों स्टेट के बारे में जितनी भी बातें थी, प्रॉपर्टी, व्हाटएवर, डायग्राम्स, मैंने सब कुछ आपको करा दी हैं अभी तक। और कुछ एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनके बेस्ड के, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना था, लाइक कंप्रेसिबिलिटी है, फ्लूइडिटी है, रिजिडिटी है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास डेंसिटी है, काइनेटिक एनर्जी है। वो सारी टर्म्स पे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में थे, वो मैंने वो भी करा दिए थे। आज इस क्लास में हम लोग नेक्स्ट में जो कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हमारे पास सिलेबस में है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको करेंगे। और उसके बाद हम लोग अपना एक टॉपिक पढ़ेंगे कि डिफरेंट स्केल्स पर टेम्परेचर को कैसे मेजर किया जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि जब आप फीवर मेजर करते हो अपना, तो जिस थर्मोमीटर से फीवर मेजर करते हो वो थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में रीडिंग दिखाता है। देखा होगा ना, सोचा आपको किसने बोला कि आपको 2 बुखार है, यानी 102 आपको बुखार है, तो यानी आपको फीवर अगर 102 है तो वो 102 क्या है, आपका बॉडी टेम्परेचर है। 102 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा वो, कि जिस पर्टिकुलर स्केल से, जिस पर्टिकुलर थर्मामीटर से आपने अपना बुखार नापा होगा वो फ़ारेनहाइट में होता है। इसी तरह से डिग्री सेल्सियस में होता है। जैसे टेम्परेचर बताते हैं, सपोज़ आज के दिन टेम्परेचर हमारे एरिया का सपोज़ 42 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस भी होता है। इसी तरह से केल्विन भी होती है एक स्केल। तो 3 तरह के डिफरेंट मेजरमेंट होते हैं। केल्विन में भी होता है टेम्परेचर का मेजरमेंट, सेल्सियस में भी होता है, फ़ारेनहाइट में भी होता है। तीनों को पढ़ाऊंगा इस चैप्टर के अंदर। हम लोग इस बात को भी देखेंगे क्योंकि आगे हमें जब इंटर कन्वर्जन करेंगे ना स्टेट का, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैसेज में, या वापस रिवर्स लेके जाएंगे, तो वहाँ पे हमें टेम्परेचर के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। वहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जैसे टर्म्स आएंगे डिग्री सेल्सियस में, तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें टेम्परेचर की बेसिक नॉलेज हो। वो आज आपको इस क्लास में समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। देखो एनसीईआरटी के कुछ और क्वेश्चंस जो पहले कराए थे वो तो हो गए थे, उसके अलावा कुछ और क्वेश्चंस वहाँ पे दे रखे थे, वो यहाँ पे देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो थर्ड क्वेश्चन वहाँ पे था उसमें बोला है गिव रीजंस। 2 पार्ट पूछे हैं। पहला पार्ट क्या पूछा है, इन दोनों बातों का आपको रीज़न बताना है। एक गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। गैस को जिस बर्तन में फिल किया जाता है, जिसमें भी उसको रख देते हो, वो उसी की शेप ले लेती है। भाई आपके पास बड़े सिलेंडर में गैस भरी हुई थी, आप उसको छोटे सिलेंडर में भरवा लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसके अलावा छोटे से सिलेंडर में से थोड़ी सी गैस निकलवा के आप लाइटर जो होता है लिट करने वाला, उसके अंदर फिल करवा सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम लोग गैस को फिल करवा सकते हैं। एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गैस को फिल कर सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो सिंपल सा लॉजिक ये है कि यहाँ पे गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत कम होता है ना। आपने देखा होगा कि जो गैस के पार्टिकल से बहुत दूर दूर पाए जाते हैं तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो बहुत वीक होता है, इसलिए इनको कहीं भी किसी भी टाइप के शेप में एडजस्ट कर पाना पॉसिबल होता है। देखो आंसर देखो किस तरह से लिखा हुआ है, बहुत ईजी से आंसर्स हैं। सिर्फ चीज़ों को अंडरस्टैंड करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, समझो। सिर्फ रट्टा मार के याद नहीं करना है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, धीरे धीरे आनी चाहिए कि क्वेश्चन में कैसे चीज़ें पूछी गई हैं, आपने कितना पढ़ा हुआ है उस गैस के बारे में, उसे सोचा करो। उसके अकॉर्डिंग आंसर कैसे फ्रेम किया जाएगा वो लिखना आना चाहिए। सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के आंसर याद कर लेने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि नए क्वेश्चंस बनते हैं फिर एग्जाम में, उनको आंसर नहीं कर पाओगे। इसलिए समझ लो चीज़ों को कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ थी वो आपने पढ़ ली, उसको अप्लाई करना सीखो। कि ये पूछ रहे हैं कि गैस के पार्टिकल्स जो हैं, गैस को किसी भी कंटेनर में भरते हैं तो वो उसकी शेप क्यों एक्वायर कर लेती है, तो ये रीज़न समझ में आना चाहिए। ठीक है, सब चीज़ें सिर्फ याद नहीं करनी है। देखो, सिंस देर इज अ वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस पार्टिकल्स, यही मैंने आपको बताया, गैस के पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होता है, और ये बात प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा दी गई थी आपको। अब जब अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है तो ऑब्वियसली बात है वो इधर उधर भागेंगे। दे मूव फ्रीली इन ऑल डायरेक्शंस, तो वो सभी डायरेक्शंस में इधर उधर भागते रहते हैं, घूमते रहते हैं। इसलिए जिस भी गैस में आप, जिस भी कंटेनर में आप उस गैस को भरते हो, तो पूरी तरह से उस कंटेनर में ऑक्यूपाई हो जाती है। मतलब आपने सपोज इतना बड़ा एक कंटेनर लिया, अब उसमें गैस भरी, तो उसका मतलब गैस ऐसा नहीं कि नीचे नीचे इतनी सी जगह में बैठ जाएगी कि यहाँ जाके अच्छा थोड़ी सी गैस है तो बस इतने एरिया में बैठेगी, बाकी पूरा का पूरा एरिया खाली रहेगा ना। गैस के मॉलिक्यूल्स तो सब जगह पे घूमते रहते हैं। आपने याद करो, कंटेनर की वॉल पे प्रेशर भी क्रिएट करते हैं ये मॉलिक्यूल, तो भैया ये तो पूरे कंटेनर में घूमते रहेंगे, क्योंकि इनके पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम है। तो बात अच्छे से समझ में आ रही है? तो पूरे कंटेनर में गैस भर जाएगी, जगह जगह पे आप उसके पार्टिकल दिखाई देंगे, एक जगह पे सेटल डाउन नहीं होते हैं ये।
पहला रीज़न समझ में आ गया। अच्छा, दूसरा क्या बोला है, ए गैस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, कि गैस किसी कंटेनर के वॉल पे प्रेशर क्रिएट करती है, तो रीज़न बताना है क्यों करती है। ऑब्वियसली बात है कि वो ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि गैस के पार्टिकल्स में रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा रैंडमनेस की वजह से वो आपस में टकराते रहते हैं और साथ में उनकी टक्कर किससे होती है, जो इस कंटेनर की वॉल है उससे भी उनकी टक्कर होती रहती है। देखो कितना ईजी सा आंसर लिखा हुआ है, a gas exert pressure on the walls of the container because the particles of the gas move randomly in all direction, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स सभी डायरेक्शंस में हाई स्पीड से घूमते रहते हैं, इस वजह से वो टकरा जाते हैं वॉल से गैस के कंटेनर की। और जब कहीं पे किसी चीज़ की टक्कर होगी, भाई सपोज करो कोई दीवार है यहाँ पे और यहाँ से भागते हुए कोई पर्सन आए या कोई बुलेट आए, तो वो पर्टिकुलर बुलेट जब जाके इससे टकराएगी तो उस पर प्रेशर क्रिएट होगा ना, हो सकता है इसमें होल हो जाए। तो इसका मतलब जब कोई भी चीज़ भागती हुई तेज स्पीड से आएगी और इधर उधर टकराएगी तो प्रेशर तो क्रिएट करेगी ही करेगी, दबाव तो उस पर डालेगी वो। तो इस तरह का आंसर हम लोग ऐसे फ्रेम करेंगे। बहुत ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को समझाया हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या पूछा है उसके अकॉर्डिंग मैंने कैसे आंसर किया है, क्या वो जवाब जस्टिफाई हो पा रही है, उस चीज़ को समझने की कोशिश किया करो। ठीक है, सिर्फ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने पढ़ा, इस चीज़ को देखा बस ऊपर ऊपर से और सिर्फ अपनी नोटबुक में नोट कर लिया, नहीं, उससे काम नहीं चलेगा। चीज़ों को पढ़ के समझ के अच्छे से उसके बाद नोट करना है, ताकि नया क्वेश्चन भी बने तो उसको आंसर किया जा सके। इस तरह से पढ़ाई किया करो हमेशा। और क्वेश्चन से इसमें आगे उस पर चलते, तो थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट हो गए। ठीक है, अब इसमें सी और डी पार्ट, देखो ए और बी पार्ट तो ये रीजन वाले, इसमें हम लोगों के पास सी और डी वाले पार्ट और थे, और सी और डी वाले पार्ट भी हम लोग कंप्लीट अभी कर लेते हैं। तो सी पार्ट में क्या पूछा था, इसके भी रीजन बताने हैं। ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड, लकड़ी की एक टेबल है उसे सॉलिड बोलना चाहिए। आपको पता है अपने मन में, हाँ लकड़ी की टेबल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, चेयर है, सब सॉलिड ही होते हैं। अब इसका सर मैं क्या रीज़न दूँ कि हाँ लकड़ी की टेबल सॉलिड होती है, ऐसे कैसे बताएंगे। आप इसमें सॉलिड की प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर दो। भाई लकड़ी के टेबल में आपको क्या दिखाई देता है, वुडन टेबल में ऑब्वियसली बात है, एक तो फ्लो नहीं होती, ऐसा थोड़ी ना होता है वुडन टेबल जहाँ रखी हुई पिघल गई पूरी की पूरी, फ्लो नहीं होती वो, उसमें रेजिडिटी होती है। ऐसा थोड़ी ना है कि उसमें एक आपने कोई ग्लास रखा पानी का तो वो दब गई नीचे की तरफ, नहीं, कंप्रेस नहीं होती ना आसानी से। तो उसका मतलब उसमें रेजिडिटी होती है, उसकी शेप, उसका वॉल्यूम फिक्स है ना। और ये सारी बातें अगर दिखने में आ रही हैं तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, एक सॉलिड होगा। बस यही प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करनी होती है। देखो क्या लिखा है, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड बिकॉज इट हैज़ अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। भाई शेप भी फिक्स दिखाई देती है तुम्हें अपनी उस टेबल की, उसकी वॉल्यूम भी फिक्स है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि उसकी शेप रातों रात चेंज हो गई, या उसको रखने में पहले ज़्यादा जगह चाहिए होती थी, अब वही उतनी बड़ी टेबल छोटी सी जगह में एडजस्ट हो जाती है। क्या ऐसा हो सकता है? तो ऑब्वियसली बात है नहीं हो सकता। तो शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स हो गई। रिजिड होती है, भाई दबेगी थोड़ी ना आसानी से वो। फ्लो नहीं होती, यानी पानी की तरह वो एक बह थोड़ी ना जाएगी। तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी हमारी सॉलिड की तरफ इशारा करती हैं कि हाँ ये सॉलिड ही होगा। और इसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आप ऐसा नहीं है टेबल को उठाया आपने, अपनी उंगली मारी टेबल पे, टेबल टूट गई, नहीं ना, इतना आसानी से नहीं तोड़ पाओगे आप टेबल को। तो उसका मतलब पार्टिकल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। इतनी बात समझ में आ गई ना। तो ये इस सी पार्ट का आंसर हुआ, इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। इसकी जगह हो सकता है वो अलमीरा का एग्जांपल दे देता कि प्रूव करो कि ये जो अलमीरा होती है कि एक अलमीरा को हम सॉलिड बोल सकते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से यही प्रॉपर्टी आप अलमीरा पे लगा देते। किसी और ऑब्जेक्ट को दिया होता उसने कि इसको सॉलिड प्रूव करो कि ये सॉलिड है, तो इसी तरह से ये कॉमन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसमें देखने को मिलती हैं, इसलिए उनको सॉलिड बोल दिया हम लोगों ने, सिंपल सी बात। अच्छा, डी वाला रीज़न, इसमें क्या बोलेंगे, वी कैन ईजिली मूव अवर हैंड इन एयर, हवा में हाथ पैर चला सकते हो ना, चला के देखना आप जहाँ बैठे हो, हवा में आपके हाथ आराम से चल जाएंगे। बट टू डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। बट अगर आपके सामने लकड़ी के बहुत सारे तख्ते, वुडन प्लैंक रख दिए जाएँ, इस तरह से बड़े बड़े लकड़ी के तख्ते रख दिए जाएँ, आपको बोला जाए अब अपना हाथ चला के दिखाओ, हाथ आपका इसमें से पास होकर जाना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही आपका हाथ स्ट्राइक होगा तो आपको चोट लगेगी। क्यों? पहले तो आप एयर को कट कर रहे थे, एयर के पार्टिकल्स, एयर तो गैस वाली स्टेट हो गई, तो उसके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम होगा, तो बहुत दूर दूर पार्टिकल हैं आसानी से अपने हैंड को मूव करा पाए एयर के अंदर। बट जब इस वुडन प्लैंक की बात आई तो ये तो सॉलिड है, सॉलिड के पार्टिकल्स तो बहुत पास पास होते हैं, तो आपका हैंड जैसे ही स्ट्राइक करेगा इसके ऊपर तो एकदम से आपको चोट लगेगी, क्योंकि सॉलिड को आप आसानी से तोड़ नहीं पाओगे। बट जो कराटे एक्सपर्ट होते हैं उनको प्रैक्टिस होती है, वो एक बड़ा प्रेशर अप्लाई करते हैं इस चीज़ के ऊपर, बहुत तेज़ी से अपना हाथ लेके आएंगे, बहुत ज़्यादा फोर्स
लगेगा और ये चीज़ें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। आपने देखा होगा ना, बहुत सारी ईंटें रख के एक साथ वो तोड़ देते हैं। तो वो रीज़न यही होता है कि वहाँ पे वो सॉलिड सब्सटेंस है और उसको ब्रेक करने के लिए हमें कराटे एक्सपर्ट चाहिए जो हाई प्रेशर के साथ अपना हैंड लेके आएगा और उसको ब्रेक कर देगा। तो देखो आंसर कैसे लिखा हुआ है, इसमें क्या बोला हुआ है, पार्टिकल्स ऑफ एयर हैव लार्ज स्पेसेस बिटवीन देम। हाँ, गैस स्टेट है तो स्पेस बहुत ज़्यादा होगी पार्टिकल्स के बीच में। ऑन द अदर हैंड, दूसरी साइड अगर देखा जाए, वुड हैज़ लिटिल स्पेस बिटवीन इट्स पार्टिकल, बट जो हमारे पास लकड़ी है या कोई पत्थर है उसके पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होगा क्योंकि वो सॉलिड स्टेट है और वो रिजिड भी होती है, वो स्ट्रांग भी होती है वो चीज़। देयरफॉर वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड्स इन एयर। तो इसलिए हवा में तो अपने हाथ आसानी से चला सकते हो, बट वही काम अगर आपको सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड में करना है, लकड़ी के किसी प्लैंक के थ्रू अपना हाथ चला के लेके जाना है, तो चोट लगेगी ना भाई। सपोज पीछे एक चेयर रख के चेयर में से हाथ निकाल के देखना, मतलब तेजी से हाथ लेके आओ, वो चेयर के बीच में से निकलना चाहिए बिल्कुल, मतलब चेयर के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए। पूरा का पूरा लकड़ी का ये एक वुडन प्लैंक तुम्हें तकड़ा दे दिया, एक लकड़ी का वुडन प्लैंक पूरा का पूरा ऐसे दे दिया भरा हुआ, ठीक है, इसमें सब जगह वुड ही वुड है, समझ में आ रही है बात। तो इस पूरे वुड में से आपको अपना हाथ बाहर निकालना है एकदम से मार के, तो आपको चोट लगेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि आप इस पर्टिकुलर चीज़ के पार्टिकल्स को क्रॉस आसानी से नहीं कर पाओगे क्योंकि पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसलिए हम एयर में अपना हाथ आसानी से पास आउट कर सकते हैं, जबकि वुड के ब्लॉक को अगर हमें ब्रेक करना है तो हमें कराटे एक्सपर्ट वहाँ पे चाहिए होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, दोनों को, उनके रीजंस जो लिखे हुए हैं आपके सामने ईजिएस्ट वे में, सब इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, समझनी है कि इस तरह का क्वेश्चन ऐसे आंसर किया जाता है, ठीक है ना भाई। चलो अभी एक पार्ट और है जो हमारा तीसरे वाले क्वेश्चन के 4 पार्ट थे ये। अब फोर्थ वाला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में और दे रखा है इस तरह से, इन्होंने क्या बोला है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी। लिक्विड्स की डेंसिटी ज़्यादातर कम होती है सॉलिड्स के कंपैरिजन में। मतलब सॉलिड्स की डेंसिटी की अगर बात की जाए कि सर सॉलिड्स की अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड, डी मतलब डेंसिटी, वो हमेशा ज़्यादा ही होती है लिक्विड्स के कंपैरिजन में, बट ये सबके लिए ट्रू नहीं है। जब बात आती है हमारे पास वाटर की और आइस की, ये थोड़ा अलग तरीका है, आप बिल्कुल अलग चीज़ बनाई है गॉड ने, गॉड की क्रिएशन है। वाटर तो बिल्कुल एक अलग बिहेवियर शो होता है कि भाई वाटर लिक्विड है, आइस हमारे पास सॉलिड है, तो रूल के अकॉर्डिंग सॉलिड की डेंसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड के कंपैरिजन में, तो आइस की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए वाटर के कंपैरिजन में। और अगर आइस की डेंसिटी वाटर से ज़्यादा हुई तो उस सिचुएशन में ये आइस के जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं ना, ये इसके अंदर डूब जाएंगे। आइस के जो छोटे छोटे से क्यूब्स हैं ये इस पर्टिकुलर पानी के अंदर डूब जाने चाहिए, तैरने नहीं चाहिए। जबकि आपने देखा होगा, आप आइस क्यूब्स छोटे छोटे डालते हो अगर लिक्विड के अंदर, तो वो पूरे लिक्विड के अंदर तैरते रहते हैं जगह जगह पे, तो वो जगह जगह पे तैरेंगे, डूबते नहीं है ना। तो इसका मतलब उल्टा हुआ कुछ। तो इसका मतलब ये है कि जो आइस है, आइस जब वाटर फ्रीज होके आइस बनता है तो उसके पार्टिकल्स के बीच में काफ़ी स्पेस बन जाती है। उस स्पेस के बन जाने की वजह से आइस हल्की हो जाती है। यानी आइस का जो, हम ऐसे मान के चलिए कि आइस की जो ओवरऑल वॉल्यूम होती है वो वॉल्यूम ज़्यादा होती है वाटर के कंपैरिजन में। मतलब अगर डेंसिटी का मैं फॉर्मूला लिखूँ ना, यहाँ से किसी चीज़ की डेंसिटी आपको निकालनी है तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। आपको पढ़ाया था मैंने। आइस के केस में अगर बात करें तो आइस के केस में जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी, ये वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है आइस के केस में। अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगी आइस के केस में तो डेंसिटी क्या हो जाएगी आइस की, डेंसिटी आइस की कम हो जाएगी। और जिसकी डेंसिटी कम हो गई वाटर से, वो पर्टिकुलर चीज़ वाटर पे तैर सकती है आराम से। आंसर देख लो ज़रा प्रॉपर्ली। दो आइस इज सॉलिड, आइस सॉलिड है ठीक है, बट इट हैज़ अ लार्जर अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन इट्स मॉलिक्यूल। तो उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में बट स्पेस बहुत ज़्यादा होता है वाटर के कंपैरिजन में। यानी आइस के मॉलिक्यूल्स देख लो, वाटर के मॉलिक्यूल्स देख लो। आइस भले ही सॉलिड है, एक एक्सेप्शनल केस है ये, तो आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो ज़्यादा होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होगा वो कम होगा। थस द वॉल्यूम ऑफ आइस इज ग्रेटर देन वाटर, इसलिए आइस का वॉल्यूम वाटर से ज़्यादा हो गया। तो मैंने ये बताया आपको कि वॉल्यूम आइस का ज़्यादा हुआ तो उसकी वजह से डेंसिटी कम हो गई, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है भाई, ये ऊपर है ये नीचे है, तो अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो डेंसिटी घट जाएगी ना। तो जैसे ही आइस के पर्टिकुलर पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा हुआ तो आइस को रखने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, और वॉल्यूम बढ़ती डेंसिटी क्या हो गई आइस की, घट गई। और डेंसिटी डिक्रीज होने का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ की डेंसिटी वाटर से कम होती है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वाटर पे आसानी से तैर सकता है। यही सिंपल सा रीज़न है कि जब आइस क्यूब्स को आप डालते हो पानी के अंदर तो आइस क्यूब्स अपनी लेसर डेंसिटी की वजह से, कम डेंसिटी होने की वजह से वो इस पानी के ऊपर तैरते रहते हैं और एट लास्ट में मेल्ट होते होते वाटर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन ध्यान रखना इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये बात समझ में आ गई कि आइस के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो क्यों पानी के ऊपर तैर जाते हैं, जबकि आइस तो सॉलिड होती है, डूब जाना चाहिए वो। तो ये रीज़न ये होता है पूरा का पूरा कि आइस की डेंसिटी बहुत कम है। प्रॉपर वे में सारी बात इंटरनली यहाँ समझा दी, इस फॉर्मूले से भी तुम्हें ये बात क्लियर हो गई होगी। तो ये एनसीईआरटी का बेसिक पार्ट हो गया, ठीक है। अब फाइनली हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये है हमारा कि अलग अलग तरह की जो टेम्परेचर की जो स्केल्स होती हैं, टेम्परेचर को मेजर करते हैं हम लोग। आपका फीवर वाली जो स्केल होती है वो फ़ारेनहाइट में होती है, कि आप बॉडी टेम्परेचर अपना मेजर करते हो तो फ़ारेनहाइट में दिखाया जाता है वो। टेम्परेचर एनवायरनमेंट का दिखाना हो, अगर मुझे ये लैब में मैं कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ तो उस सिचुएशन में मैं ये सेल्सियस वाला थर्मोमीटर यूज़ करूँगा, सेल्सियस स्केल यूज़ करूँगा। कि एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बताते हैं कि आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज 43 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, तो सेल्सियस स्केल बता रहे हो ना आप। इसके अलावा एक और होती है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल भी यूज़ की जाती है जब बहुत छोटे टेम्परेचर को यूज़ करना होता है। अगर -80 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा ठंड है, या ऐसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा रहे हैं जो बहुत मिनिमम टेम्परेचर पे होते हैं, तो वहाँ पे केल्विन स्केल का भी यूज़ किया जाता है। कॉमन से चीज़ देख लो, कुछ कॉमन पॉइंट्स लिखे हुए हैं। अब जैसे वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें, वाटर फ्रीज होना स्टार्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी की बर्फ़ बननी स्टार्ट हो जाती है। तो सेल्सियस स्केल पे वो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, बट फ़ारेनहाइट स्केल पे कोई मुझसे पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे मेरा वाटर आइस बनना शुरू हो जाएगा। तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट सेल्सियस स्केल पे 0 हुआ, फ़ारेनहाइट स्केल पे 32 होता है, और केल्विन स्केल पे कितना होता है 273 केल्विन। केल्विन में जैसे ये 0 लगा हुआ ना, डिग्री डिग्री नहीं लगाई जाती, याद रखना। 273 केल्विन है, आप इसको ऐसा नहीं लिख सकते 273 डिग्री केल्विन। डिग्री केल्विन कुछ होता ही नहीं है, केल्विन सिर्फ अकेला केल्विन ही लिखा जाता है, पता होना चाहिए बात। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस बोल लो, या 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बोल लो, या 273 केल्विन बोल लो, एक ही बात हो गई। इसके अलावा सेल्सियस स्केल पे बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो पानी कितने टेम्परेचर पे उबलता है, जनरली 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो सेल्सियस में 100 हुआ, फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है बॉइलिंग पॉइंट वाटर का फ़ारेनहाइट स्केल पे। और केल्विन स्केल पे कितना होता है 373 केल्विन होता है। तो ये थोड़ी कंपैरेटिव स्टडी है ताकि चीज़ें समझ में आए अच्छे से। अच्छा, एक और बात आपको जो ध्यान रखनी है, जो आपको पता होनी चाहिए, वो क्या है कि सेल्सियस हो, फ़ारेनहाइट हो या केल्विन हो, ये तीनों के तीनों नाम साइंटिस्ट के नाम पे पड़े हुए हैं, ठीक है। लोगों के नाम थे, सरनेम में आया करता था ये, तो इसलिए उसी नाम पे ही तीनों स्केल के नाम भी हमारे पड़ गए। तो इतनी बात अभी समझ में आई, कॉमन सी चीज़। अब ये पढ़ेंगे कि कैसे टेम्परेचर को सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे या सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। आपके सिलेबस में जो जनरली पूछा जाएगा आपसे, वो सेल्सियस से केल्विन में चेंज करवाएगा या फिर केल्विन से वापस सेल्सियस में चेंज करवाएगा। फ़ारेनहाइट वाले आपके सिलेबस में नहीं होते हैं, फिर भी मैं पढ़ा दूंगा थोड़ा सा फ़ारेनहाइट के बारे में भी। टेम्परेचर की एसआई यूनिट, भी टेम्परेचर पढ़ रहे हो तो एसआई यूनिट भी पढ़ लो। तो एसआई यूनिट हमारी केल्विन होती है, मतलब टेम्परेचर की एसआई यूनिट ना तो डिग्री सेल्सियस तो होती, ना ही डिग्री फ़ारेनहाइट होती है, क्या होती है केल्विन। इंटरनेशनल सिस्टम में पूरी दुनिया में टेम्परेचर का मेजरमेंट किस में किया जाता है, स्टैंडर्ड टर्म्स में केल्विन में किया जाता है। तो एमसीक्यू अगर बने तो यू मस्ट नो दैट कि टेम्परेचर में केल्विन एसआई यूनिट होती है। अब सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो ये एक फार्मूला मेरे पास है, ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा। C/5 इज इक्वल टू F-32/9। यहाँ पे अगर सपोज टेम्परेचर उसने दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस, वो कह रहा है इसको कन्वर्ट करो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अब क्या करोगे, सेल्सियस की वैल्यू है ना, ये सेल्सियस की ये 40 वाली वैल्यू यहाँ पे C की जगह ला के रख दोगे, इसको सॉल्व कर लोगे, आपके पास F आ जाएगा आराम से। या फिर उसने क्या बोला, आपसे बोला 30 डिग्री फ़ारेनहाइट कोई वैल्यू है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करके दिखाओ। तो फ़ारेनहाइट की जगह 30, एफ की जगह 30 रख दोगे, सॉल्व कर लोगे सारे सिस्टम को, आपके पास सेल्सियस में आ जाएगी वैल्यू। टेम्परेचर नेगेटिव भी तो आ सकता है, माइनस में भी तो टेम्परेचर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव वैल्यू आए चाहे नेगेटिव वैल्यू आए। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है, आपकी बुक्स में जो आपको एनसीईआरटी में मिलेगा वो ये वाला फॉर्मूला मिलेगा, सेल्सियस को केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, अगर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में मुझे दे रखा है तो मैं उसमें 273 वाली वैल्यू ऐड कर दूंगा तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करिए तो केल्विन में पहुंच जाएगी चीज़ें। तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात कि केल्विन वाला जो आंसर आएगा वो डिग्री सेल्सियस से बड़ा आएगा ना, क्योंकि डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड करना पड़ा तब जाके केल्विन आया। तो अगर मेरे पास, मैं अभी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ, ये सब आप नोट कर लेना। एग्जांपल की बात करते हैं, तो एग्जांपल में हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कन्वर्ट इनटू केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, केल्विन टेम्परेचर पे हमें उसने कन्वर्ट करने को बोला,
कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन टेम्परेचर। पहला क्वेश्चन जो था वो था 25 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इस चीज़ को, देखो तो मेरे पास केल्विन इज इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये एक फॉर्मूले के टर्म्स में बात होती है। तो हम क्या करेंगे, केल्विन में अगर मुझे इसे कन्वर्ट करना है, देयरफॉर 25 डिग्री सेल्सियस में मैं क्या जोड़ दूंगा, 273 ऐड कर दूंगा, तो मुझे क्या वैल्यू मिल जाएगी, ऐड कर लो दोनों को, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 7 और 2 कितना हो गया, 9, तो 298 केल्विन मेरा आंसर आ जाएगा। डिग्री मत लगाना यहाँ पे। तो सेल्सियस में जो टेम्परेचर 25 कहलाता था, केल्विन में वो टेम्परेचर कितना होता है, 298 केल्विन होता है। एक और एग्जांपल देखो, सपोज अब की बार मेरे पास जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में मैं कैसे कन्वर्ट करूंगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस 0 में क्या जोड़ दोगे, सिंपल 273 ऐड कर दोगे, तो क्या बन जाएगा, 273 केल्विन आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सपोज मेरे पास ऐसे है, मान लिया मुझे 100 डिग्री सेल्सियस आंसर वैल्यू दे रखी है, इसको कन्वर्ट करना है, तो कैसे सॉल्व करूंगा इसको मैं 100 में सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में वैल्यू छोटी होती है, केल्विन में आंसर बड़ा आएगा हमेशा, तो सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करते वक्त बस हमेशा 273 ऐड कर दिया करो, तो आपके पास बड़े आराम से आपका आंसर आ जाएगा, केल्विन में कन्वर्ट हो गया। कोई दिक्कत है? तो सेल्सियस से केल्विन टेम्परेचर में हमने कन्वर्ट करना आसानी से आ गया। अब इसी तरह से रिवर्स करके देखते हैं, एक और क्वेश्चन बना लेते हैं यहाँ पे। अब की बार क्या करेंगे, कन्वर्ट इनटू डिग्री सेल्सियस, अब की बार डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करवा लेगा। कैसे? उसने बोला 378 केल्विन टेम्परेचर है, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करो, तो क्या करूंगा भाई, अभी तक आप लोगों ने क्या करा था, डिग्री सेल्सियस से केल्विन बनाने के लिए आपने 273 ऐड करा था, तभी तो केल्विन बना। अब केल्विन से वापस क्या बनाना है, वापस डिग्री सेल्सियस बनाना है, तो आप क्या करोगे, 273 माइनस कर दोगे अब की बार। तो जब भी आप लोगों को केल्विन से डिग्री सेल्सियस बनाना हो तो क्या करेंगे, इस वैल्यू में से माइनस कर क्या कर दोगे, 273 कम कर दो, तो जो आएगा वो डिग्री सेल्सियस में आंसर आ जाएगा हमारा। तो 8 में से 3 जाएंगे, कितना बचेगा, 5, यहाँ पे 7 में से 7 जाएंगे 0, यहाँ पे 3 में से 1 जाएंगे 2 जाएंगे 1, तो इतने हमारे पास डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर आया। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब जब सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करा तो जोड़ दिया तो केल्विन में आंसर आ गया। अब केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो केल्विन में बड़ी वैल्यू है, तो इसको हम 273 माइनस कर देंगे तो वापस सेल्सियस पे ही पहुंच जाएंगे। इसी तरह से एक और टेम्परेचर दिया है उसने, कितना टेम्परेचर, मान लिया एक टेम्परेचर ले लेते हैं 100 केल्विन का, इसको कन्वर्ट करना है, तो इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। मुझे इसे सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो मैं 100 में से माइनस ही करूंगा अगर मुझे सेल्सियस में करना है, 273। सर अब इसे कैसे सॉल्व करें, तो माइनस में आंसर आ जाएगा, क्या फ़र्क पड़ रहा है भाई, ये वैल्यू बड़ी है माइनस में, तो आंसर माइनस में आएगा। 273 में से 100 को माइनस कर दो, 273 में से 100 को माइनस करोगे कितना बचेगा, माइनस का 173 डिग्री सेल्सियस। तो नेगेटिव टेम्परेचर आ गया, नहीं आ गया, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं। इसी तरह से उसने दिया मेरे को 450 केल्विन, तो 450 केल्विन अगर उसने मुझे दिया तो इस सिचुएशन में कैसे कन्वर्ट करूं मैं इसको, तो मैं 450 में से 273 एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको माइनस कर दूंगा, तो 10 में से 3 जाएंगे 7 बचेगा यहाँ पे। इसके अलावा 14 में से 7 जाएंगे 7 बचेगा, और 3 में से 2 जाएंगे 1, तो 177 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर आ गया। देखो एक बार तो डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए ऐड कर रहे हो, केल्विन से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर रहे हो, बस इतना सा सिंपल सा बात है। एक और टेम्परेचर ले लेते हैं लास्ट, मान लिया 0 केल्विन है, इसे ओके मत पढ़ना, ओके पढ़ते हैं क्या बच्चे, ये 0 केल्विन है, ठीक है, तो ये 0 है, ये केल्विन है। अब इसको कन्वर्ट में कैसे करूँ सेल्सियस में, तो यहाँ पे भी मैं सेम लॉजिक लगाऊंगा, इसमें क्या दिक्कत है, 0 में से क्या माइनस करोगे, 273 माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और आपकी नॉलेज के लिए एक पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ये माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस पूरे एंटायर यूनिवर्स में, अर्थ की बात नहीं कर रहा, पूरे एंटायर यूनिवर्स में मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, यानी पूरे यूनिवर्स में इससे कम टेम्परेचर, लाइक कोई बोले माइनस का 274 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, इससे डाउन आप टेम्परेचर पे नहीं जा सकते भाई। 273 से ये वाली वैल्यू माइनस का 274 और कम टेम्परेचर हुआ ना, नेगेटिव में जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाती है उतनी छोटी होती जाती है ना। किसने बोला माइनस का 280 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, भैया पॉसिबल नहीं है, पूरे यूनिवर्स में ये टेम्परेचर नहीं हो सकता कहीं पर भी। तो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर कितना होता है, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये बहुत कॉमन सी बात थी जो आपको यहाँ पता होनी चाहिए थी।
तो आज आपको टेम्परेचर के बारे में बहुत सारे बेसिक से रूल्स समझा दिए और उसके अलावा जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बचे हुए थे हमारे वो मैंने कवर करा दिए। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्लास जब आएगी तो उसमें मैं आपको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स पढ़ाऊंगा कि कैसे हम लोग किसी भी मैटर की एक स्टेट से दूसरे स्टेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके भी दो तरीके होते हैं हमारे पास, या तो हम टेम्परेचर चेंज करके उसको कन्वर्ट कर दें या प्रेशर क्रिएट करके उसको कन्वर्ट कर दें। टेम्परेचर चेंज करके जब क्रिएट करने की बारी आएगी तो आप पढ़ोगे मेल्टिंग वाला प्रोसेस, इसके अलावा वेपराइजेशन वाला प्रोसेस जिसको बॉइलिंग भी बोला जाता है, फिर कंडेंसेशन वाला प्रोसेस, फिर फ्रीजिंग वाला प्रोसेस, फिर सब्लिमेशन वाला प्रोसेस, इसके अलावा एक डी सब्लिमेशन भी होता है ना। तो इस तरह से हमारे पास वेरियस प्रोसेसेस आएंगे जहाँ पे टेम्परेचर को घटा बढ़ा के हम लोग सब्सटेंस की स्टेट चेंज कर पाएंगे। इसके अलावा प्रेशर क्रिएट करके भी हम लोग चीज़ों को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे किसी गैस पे अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए, लाइक एलपीजी का एग्जाम्पल ही ले लो, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर अगर उस गैस पे लगाते हो तो होता क्या है उस सिचुएशन में कि वो गैस लिक्विफाइड हो जाती है और उसको सिलेंडर में भर के आप घरों में भेज सकते हो। तो एलपीजी में यही काम करते हैं हम लोग, है ना। इसके अलावा जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पे लगातार प्रेशर बढ़ाया जाए, उसके टेम्परेचर को हम कम करते रहें धीरे धीरे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो थी वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसको हम ड्राई आइस बोला करेंगे बाद में। तो वो सारी चीज़ें ना अपकमिंग लेक्चर्स जब आएंगे उसमें कवर हो जाएगी। तो इतनी बातें जो इस क्लास तक हो गई हैं उसको अच्छे से पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है ना। चलो कोई डाउट होगा तो व्हाट्सएप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो।